नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंथन चैनल और मैं हूं करुण कश्मीरी, बाय प्रोफेशन अ फाइनेंशियल प्लानर एंड बाय पैशन अ कंटेंट प्रेन्योर। आज हम एक और जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे और जिनकी जर्नी हम शेयर करेंगे उस जर्नी में बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, जिसमें वो कहते हैं ना, जैसे अपनी एक हिंदी मूवी की तरह उसमें डांस भी है, रोमांस भी है, ड्रामा भी है, इमोशंस भी हैं। तो सब कुछ आपको इस कहानी में देखने को मिलेगा। कई बार हम कुछ चीजें जो है वो लाइफ में सिर्फ अपने लिए सीखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन चीजों से हम सोसाइटी को पे बैक करना भी शुरू कर देते हैं। और कई बार जाने अनजाने में कुछ चीजें सीखें या जाने अनजाने में हमारी जिंदगी में हुए कुछ हादसे हमें कुछ नया सीखने को प्रेरित करते हैं और उसी के साथ हम समाज में कुछ पे बैक की तरह भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी ही स्टोरी आज आपके सामने हम ढूंढ के लाए हैं। सिमरन सिंह उनका नाम है और एक नया जो हमें चीज पता चली कि स्पीच थेरेपी आपने सुनी होगी, लेकिन एक टॉक थेरेपी भी एक हीलिंग का नया एस्पेक्ट है जिसको लोग यूज करते हैं लोगों को काउंसिल करने के लिए, उनको हील करने के लिए, उनको सिंपैथाइज करने के लिए। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। रेकी एक और अलग तरह की विद्या है जिसके बारे में वो काम करती हैं और इन सब चीजों के साथ कैसे आदमी अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड भी कर सकता है। तो ये सब चीजें होंगी आज की हमारी टॉक में। तो आइए मिलते हैं सिमरन जी से। सिमरन, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच करुण, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। राइट। तो सिमरन, हम थोड़ा सा बैकवर्ड जाएंगे। हाँ जी। आप कोलकाता से चंडीगढ़ तक की जर्नी, पहले तो ये बताइए ये कैसे पॉसिबल हुआ? वेल, इट स्टार्टेड इन 2019 मेरे साथ, क्योंकि आई वाज डायग्नोज्ड फॉर कैंसर इन 2019 नवंबर। तो मेरे जान पहचान के डॉक्टर हैं यहाँ पे जो यमुना नगर में रहते हैं, उनका अपना हॉस्पिटल भी है और वो मोहाली में हॉस्पिटल्स के साथ भी काम करते हैं। तो उनको मैंने अपने जो रिपोर्ट्स वगैरह दिखाए थे तो सजेस्ट किया था कि मैं इधर आके सर्जरी कराऊं अपनी। तो उसका वो फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था यहाँ चंडीगढ़ के साइड आना और 8-9 महीने रहना। जब मैं इधर आई थी तो मुझे जगह बहुत पसंद आई, लोग पसंद आए। तो मैंने उसी टाइम सोचा था कि जब मैं ठीक होंगी तो मैं वापस इधर आके काम करूंगी। तो वो मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था चंडीगढ़ के साथ और मेरे ब्रेन में वो थॉट मैनिफेस्ट हो गया और मैं पिछले साल अप्रैल में यहाँ शिफ्ट कर गई। और वो वैसे भी हम तो नॉर्मली हर किसी को कहते हैं, मेरे से बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि मैंने लगभग आधी दुनिया देखी है कि उसके बाद आप चंडीगढ़ में क्यों रह रहे हो किसी और शहर में। तो मैं हमेशा सबसे ये कहता हूँ कि जो चंडीगढ़ में रह लिया वो या तो यूएसए जा सकता है, उसके अलावा उसको कोई कंट्री नहीं पसंद आती, तो चंडीगढ़ इटसेल्फ इज अ कंट्री। सो यू हैव अ गुड डिसीजन एंड वेलकम टू द सिटी ब्यूटीफुल। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा सिमरन, हम बात करेंगे, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि स्पीच थेरेपी तो हमने सुना है जो मेडिकल टर्म है। हाँ जी। अब आप टॉक थेरेपी जो आप करती हैं वो बताइए वो क्या चीज है? हमारे लिए एक नया सब्जेक्ट है, हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, हमें कुछ ज्यादा मिला नहीं इसके बारे में, तो इट्स बेटर टू यू टू आंसर दिस। जैसे टॉक थेरेपी में क्या होता है कि अगर किसी को कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, स्पेशली लेडीज, उनको ज्यादा होती है कि वो अपने दिल की बात बहुत खुल के बताते नहीं है। स्पेशली घर में अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, इन लॉज के साथ, तो उनको एक आउटलेट चाहिए होता है, कोई ऐसा दोस्त चाहिए होता है जो उनकी बातें सुने और उनको जज नहीं करे। तो एज अ टॉक थेरेपिस्ट क्या होता है कि वो हमको कॉल करते हैं और अगर हमें पर्सनली मिलना भी चाहते हैं, दैट पॉसिबिलिटी भी है, तो उनको हम फिर उनके क्वेश्चंस पूछते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं, इन द सेंस कि करते क्या है, वेदर दे आर अ हाउसवाइफ, काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, बच्चे संभालते हैं, घर देखते हैं, और फैमिली में कितने लोग रहते हैं, कहाँ पे कुछ कौन से एरिया में उनको तकलीफ हो रही है, वेदर इन लॉज के साथ तकलीफ हो रही है, बच्चों के साथ हो रही है, या हस्बैंड के साथ हो रही है, या जनरली पूरा घर संभालने में तकलीफ हो रही है। तो ऐसे करके एक प्रोबिंग सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली 30 मिनट्स का ब्लॉक होता है। उनसे बात करते हैं, अगर उनको लगता है कि उन्होंने ज्यादा बातें करनी है तो फिर थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर देते हैं। तो उनके इमोशंस को समझते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से ये दर्द कहाँ से पैदा हो रही है, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम जो बोलते हैं। उसके बाद उनको फिर हम थोड़े टिप्स देते हैं कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे घर में, अगर हस्बैंड रिलेटेड हो, फैमिली रिलेटेड हो, जो भी हो। फिर उनके साथ एक फॉलो अप कॉल करते हैं और 1 हफ्ते के बाद उनको बोलते हैं कि आप हमें 1 हफ्ते के बाद फोन करके बताइए कि आपने इस सिचुएशन में क्या इम्प्लीमेंट किया है और आपको रिस्पॉन्स क्या मिला है या क्या प्रोग्रेस दिखा है। बेसिस दैट 3-4 कॉल्स करते हैं उनके साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 1 मंथ, 1.5 months, एंड
दे ऑल्सो, उनका क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है हमारे साथ, क्योंकि उनको लगता है एक कॉन्फिडेंट मिल गया उनको, जिनके साथ वो अपनी पर्सनल चीज़ें एक्सप्लेन और शेयर कर सकते हैं, और उनको फिर एक रास्ता, एक जरिया मिल जाता है कि हाँ, मेरे पास कोई है जिनके साथ मैं ये अपनी दुख भरी कहानियां शेयर कर सकती हूँ, और वो हमें जज नहीं कर रहे और हमें उसके लिए सोल्यूशन दे रहे हैं विदाउट गेटिंग इमोशनली इन्वॉल्व। हम लोग डिटैच रहते हैं उस सिचुएशन से। तो ये, इसको हम टॉक थेरेपी बोलते हैं। तो लोग कहीं पे भी बैठे हों, दे कैन बी अक्रॉस द ग्लोब, एक फोन करो और एंड वी आर अवेलेबल टू स्पीक टू देम। सेकंड क्वेश्चन यही आने वाला था कि टॉक थेरेपी में ऐसा जरूरी है कि सामने वाले को आपके पास आना ही है, कि आप उसकी आवाज सुन के उसकी जजमेंट उसके हिसाब से कर लोगे? बिल्कुल, वॉइस से भी इंसान की इमोशंस का पता लग जाता है। राइट। बिल्कुल, बट वो कैसे बैठे हैं वो भी पता लग जाता है। नहीं, बट इमोशंस तो क्या है कि वो एक इस तरह का हमारी जिंदगी में है कि हमारे अंदर जिस तरह की चीजें होती रहती हैं, जैसा सोसाइटी में होता रहता है, या इनर और आउटर जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, उसके हिसाब से इमोशंस तो हमारे चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल। तो अब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा मेरे साथ हुआ, मैं बड़े खुश माहौल में हूँ, तो मैं आपको कुछ और वाइब्स पास ऑन करूंगा। बिल्कुल। अगर मेरे साथ आज कुछ गलत हुआ है तो मैं आपको कुछ और वाइब्स पास ऑन करूंगा। तो थेरेपी एग्जैक्टली फिर काम कैसे करेगी? क्योंकि वाइब्स तो आपकी चेंज होती रहेंगी और आपकी स्पीच में उसका एहसास है वो भी झलकता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही है घर पे, उसका एक बेस इमोशन रहता है। राइट। वो जितना मर्जी आपको बोलेंगे कि मैं खुश हूं, पर आपको वो अंडरलाइंग एक फीलिंग पता लग जाती है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, दैट इस लेडी के पास और इसके घर में या इसके इमोशंस में कुछ है, तनाव है, कुछ स्ट्रेस है। तो उस हिसाब से हम फिर क्वेश्चंस पूछते हैं। नहीं, बट आप बात ना लेडीज पे बात कर रही हैं, क्या स्ट्रेस जेंट्स को नहीं होता? स्ट्रेस बिल्कुल जेंट्स को होता है। जेंट्स को बल्कि मेरे ख्याल से आज की डेट में ज्यादा होता है। हार्ट अटैक के चांसेस जेंट्स में ज्यादा हैं, क्योंकि उनके ना चाहते हुए उनको बाहर से दिखाना पड़ता है कि सब कुछ ठीक है, चाहे अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल। करेक्ट। मेन चीज है कि मैं इसलिए लेडीज पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ कि हमने देखा है दैट इट इज मोर ऑफ अ पैटर्नल सोसाइटी वेयर मेन ना सपोज टू बी, उनको बोला जाता है ना, दे आर द ब्रेड अर्नर्स ऑफ द फैमिली। तो वो मेन अपने आप को ऐसे सख्त बना लेते हैं, बाहर से एक वॉल खड़ा कर लेते हैं, जो वो आगे किसी को कुछ कहना नहीं चाहते। उनको लगता है कि इट इज उनका ईगो को ठेस पहुंचता है कि हम कैसे बोल सकते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं अंदर। Whereas लेडीज के साथ क्या होता है, इट इज ईजियर टू रीच आउट टू देम। उनको दे आर मोर इमोशनल, तो वो बात करने में उनको ज्यादा आसानी होती है। ऐसे भी नहीं है कि मेन आते नहीं है, मेन ऑल्सो रिक्वायर्ड आते हैं। इमोशनली ब्रोकन डाउन मेन होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है। उनका क्या होता है, वो दोस्तों के साथ बाहर चले जाते हैं, कभी ड्रिंक ले लेते हैं, उनका वो एक डिस्ट्रेस एरिया हो जाता है। लेडीज के लिए क्या होता है कि ज्यादातर घर के अंदर ही सारा कुछ उनको वो करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसको झेलना पड़ता है। तो कुल मिलाकर हम ये भी कह सकते हैं ना कि आज की डेट में हम बाहर की दुनिया से या वर्चुअल दुनिया में बहुत बातें करते हैं, लेकिन फिजिकल दुनिया में बातें हम नहीं करते। करेक्ट। वो पीछे ना एक बहुत अच्छा कहीं पे कोट आया था, किसी आदमी का हार्ट की सर्जरी हुई, तो किसी ने उससे पूछा, कहता भाई क्या हुआ? कहता अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ तो आज ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। तो वही है कि हम अगर आपस में बातें करना शुरू कर दें तो प्रॉब्लम सारी वहीं पे है कि आज की डेट में हम क्या बात ही नहीं करना चाहते, आपस में नहीं करते। आपस में नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर वही फ्रेंडशिप घर में खुल जाए और वाइफ और हस्बैंड एक लेवल पे आ जाए एज गुड फ्रेंड्स, तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टॉक थेरेपी का यही है कि आपको घर में वो फ्रेंडशिप या वो लिसनिंग नहीं मिल रहा हस्बैंड से, जो आपको 2 मिनट बैठ के आपके साथ बात नहीं कर रहा, वो कहता है मैं बहुत थक के आया हूँ। वाइस वर्सा लेडीज के साथ भी होता है कि वो बच्चे आते हैं उनके पास, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, मेरे को किचन में काम है। हर एक को अपनी प्रॉब्लम्स होती है और हर एक चाहता है कि मेरी बात कोई सुने, घर वापस आके या फोन करके। वो चीज, वो मिसिंग एलिमेंट है रिलेशनशिप में, बिकॉज लोग अपनी दुनिया में बहुत व्यस्त हो गए हैं कि उनको बाहर फैमिली वालों के लिए कोई टाइम नहीं है। और ये चीज अगर हम वो गैप फिल कर सकते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली टाइम बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, अगर वही चीज वो वापस अपने घर ले जाए और वो एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। आप इसमें ये नहीं सोचते कि आज की डेट में ये जो सारी सिचुएशंस खड़ी हो रही हैं, इसमें बहुत सारा जो रोल है वो हमारे उस यंत्र का है जिसको हम मोबाइल कहते हैं, क्योंकि हम उसके साथ बातें करना ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं रादर देन कि हम इंसान के साथ बात करना नहीं चाहते। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मेरे को तो लगता है कि मोबाइल डिवाइस एक बहुत ही खतरनाक चीज है।
it is the cause of many breakups. मतलब जैसे कहते हैं ना कि शाम को 6 बजे आपकी जॉब खत्म हो गया, ऐसे मोबाइल का भी टाइम होना चाहिए, रात को 9 बजे के बाद इसको स्विच ऑफ बाय डिफॉल्ट हो जाना चाहिए, शायद तभी लोग सुनेंगे और आने वाले टाइम में शायद ये फीचर ऐड करना पड़ जाए। मोबाइल फोन तो दूर की बात है, जब लोगों ने अपने मोबाइल के व्हाट्सएप्स में पासवर्ड रखे हुए हैं कि आप इतना सीक्रेटिव हो गए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और हस्बैंड के साथ, कोई आपका फोन टच करे तो आपको हार्ट अटैक आ जाता है। आई थिंक वो सबसे ज्यादा ट्रबल मेकर है हर एक के फैमिली में। मैं खुद देखा हुआ है, फैमिलीज गए हुए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, 2 बच्चे, पेरेंट्स, सारों के पास एक एक फोन है, वो अपने फोन में व्यस्त हैं, इंस्टाग्राम में फोटोज ले रहे हैं, डिशेस के लगा रहे हैं, पर कोई आपस में बात नहीं कर रहा है। तो कहते हैं हम खाना खाने के लिए नहीं जाते, हम दिखाने के लिए जाते हैं कि हम एक्चुअल में खा के क्या आए हैं, ताकि दुनिया को पता चले हम क्या खा के आए हैं, हम क्या घूम के आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो एक और एलिमेंट है जो फैमिलीज को दूर कर रहा है। तो जैसे आपने कहा, अगर वो एक टाइम टेबल हो सकता फोन के लिए, पर वो तो होता ही नहीं है। तो ये चीज लोगों को समझना है कि चलो ठीक है, हर चीज का टाइम होता है, हर चीज का समय होता है। आपने फोन पे अपने सोशल मीडिया देखना है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सोशल मीडिया। दो फैमिली टाइम आई फील कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया अगर आपके फैमिली टाइम को खा रहा है, फिर आपके पास बचा क्या उसके बाद। तो इसमें एक बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए भी लोगों को ये थेरेपी के थ्रू ये भी बताया जाता है, बिकॉज मोबाइल फोन पे लेडीज के लिए भी बहुत इट्स अ क्रिमिनल डिवाइस, आई वुड फील टू सम एक्सटेंट, कि बच्चे छोड़ देते हैं और उनको मोबाइल फोन वॉक के लिए लेके जाते हैं, छोटे बच्चे प्रैम में घुमा रहे हैं और हाथ में फोन लेके वो अपना सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं और बच्चा इग्नोर हो रहा है। ये सब चीजें बचपन से देखे जा रहे हैं और फिर आगे बच्चे भी मोबाइल फोन मांग रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मदर फादर के पास तो टाइम ही नहीं है, आप फोन ही दे दो हमें, कम से कम उसमें हमारा टाइम तो निकल जाए। तो ये सब चीजें जो डिसबैलेंस हो गया है सोसाइटी में, उसको बैलेंस करने के लिए ये थेरेपीज बहुत हेल्प करती है। तो कहते हैं ना कि आज की डेट में कॉर्पोरेट में बड़ी चर्चा होती है कि वर्क लाइफ बैलेंस करना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि वर्क लाइफ से ज्यादा मोबाइल लाइफ बैलेंस करना चाहिए, तो उससे बहुत सारी चीजें जो अपने आप बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हो, पर वही होता है कि काम भी आ जाता है आजकल। व्हाट्सएप में लोग ऑफिस से घर आते हैं और वो काम भी घर आ जाता है। और वर्क लाइफ बैलेंस एक सब्जेक्ट है जो मैंने ट्रेन भी किया हुआ है। और अगर आपके घर में फैमिली प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वही चीज आपके माइंड को बहुत इफेक्ट करता है और प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से आपका वर्क में आउटपुट कम हो जाता है। तो वो एक बैलेंस स्ट्राइक करना। तो अगर किसी को घर पे पीस चाहिए या हैप्पीनेस चाहिए, तो उसको इतना भी सोचना है कि अगर मैं घर बहुत लेट जाऊंगा या ओवरवर्क होके घर जाऊंगा या काम का स्ट्रेस घर लेके जाऊंगा, तो फैमिली में भी डिसबैलेंस आएगा, क्योंकि वो इरिटेशन, वो स्ट्रेस, वो डिस्कम्फर्ट, वो चिड़चिड़ापन, वो सारा घर लेके आ जाता है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है घर पे। बच्चे पे चिल्लाएंगे, वाइफ पे चिल्लाएंगे, खाना ठीक नहीं बना, जो भी है, किसी चीज पे कंप्लेंट ज्यादा करेंगे। अगर सेम चीज अगर घर पे उनका प्रॉब्लम चल रहा है वाइफ के साथ या बच्चों के साथ या अपनी मदर के साथ भी, फादर के साथ भी, जो भी है, या फाइनेंशियल सिचुएशन है, वही चीज उनको स्ट्रेस करेगा और वही स्ट्रेस वो घर रात को सोएंगे नहीं, ऑफिस लेके जाएंगे, ऑफिस में फिर वो आउटपुट नहीं रहेगा, फिर बॉस के साथ उनका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, फिर उनके प्रोग्रेस में भी वो पाबंदी आ जाती है। सो इट्स अ साइकिल। अच्छा, एक आप और चीज पे काम करती हैं, रेकी। हाँ उसमें जी। लोगों को बहुत इंटरेस्ट है आज की डेट में। कुछ लोगों को इसके बारे में पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। एक तो रेकी ये पता है कि अगर आपने आजकल जो नॉर्मल है कि जब क्रिमिनल सीन्स पे किसी का मर्डर होता है तो उससे पहले जी लोग 4 दिन पहले रेकी करके आते हैं कि ये आदमी कब आता है, कब जाता है, क्या करता है, और उसके बाद उसका शूट हो जाता है। और जो आप रेकी करती हैं, ये एग्जैक्टली क्या होती है? रेकी क्या है? रेकी का मीनिंग है ची का मतलब होता है एनर्जी। तो ये एनर्जेटिक हीलिंग होता है जो हम कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। इसके लेवल्स होते हैं, लेवल 1, 1A, 2, 2B और लेवल 3 मास्टर, ग्रैंड मास्टर, ये सारे लेवल्स होते हैं। इसमें हमें पहले जब इनिशिएट करते हैं, जो मास्टर हमें इनिशिएट करता है रेकी में, वो हमें एक्चुअली वो रेकी के पॉइंट्स दिखाते हैं बॉडी में, जो 21 पॉइंट्स होते हैं। पहले तो हमें सेल्फ क्लेंजिंग करना होता है 21 डेज के लिए, हमें वही पॉइंट्स पे खुद पे रेकी करना पड़ता है। समथिंग रिलेटेड टू चक्रा बैलेंसिंग? इट इज आल्सो कनेक्टेड टू चक्रा बैलेंसिंग। तो द रेकी इनिशिएशन जो होता है वो आपके क्राउन चक्रा से होता है। सो वो यहाँ से स्टार्ट होता है, वो एनर्जी आपके बॉडी में वो सेंड करते हैं थ्रू इनिशिएशन। फिर हमें वही एनर्जी एक्टिवेट करना पड़ता है अपनी बॉडी पे। तो हर पॉइंट पे मेरे को वो रेकी 21 डेज के लिए कंटिन्यूसली करना पड़ता है, सुबह शाम, ट्वाइस अ डे।
और वो साइकिल खत्म करना पड़ता है। उसके बाद फिर मैं हैंड्स ऑन रेकी दे सकती हूँ, विच मीन्स दैट आप मेरे सामने बैठे हो, अगर सपोजिंग आपको पेट दर्द हो रहा है तो मैं अपने रेकी के मंत्रा बोल के, वो सिंबल्स होते हैं उनके 4-5 सिंबल्स होते हैं, वो सिंबल्स हमें याद करने पड़ते हैं, उनको हम माइंड में ड्रॉ करते हैं और फिर मैं अपने हैंड्स आपके स्टमक पे रखूं तो वो एनर्जी मेरे हाथ से जाती है, फिर इट कम्स आउट ऑफ माई पाम्स। तो वो एनर्जी जब आप मेरे हाथ से निकलती हैं आपके स्टमक पे, आपको भी वो एनर्जी फील होती है स्टमक पे, और मेरे को यहाँ से पता लग जाता है कि ये निकल रहा है कि नहीं। अगर आपने ब्लॉक कर दिया, सपोजिंग आपका माइंड ओपन नहीं है और आप बोले अरे ये सब मेरे को तो, आई डोंट बिलीव इन दिस, ये हो ही नहीं सकता कि आप हाथ रखो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर आपके माइंड में ये ब्लॉकेज है तो मेरे हाथ से रेकी निकलेगा ही नहीं। मुझे पता लग जाएगा या तो बहुत हल्का निकलेगा या निकलेगा ही नहीं, विच मीन्स आप रिसीव नहीं कर रहे हो। वो तो मैम ऐसा ना वो तो किसी भी तरह की थेरेपी में या किसी भी तरह इवन मेडिकल में भी है, अगर आप डॉक्टर पे बिलीव नहीं कर रहे कि जो इंजेक्शन लगाएगा मैं उससे ठीक हो जाऊंगा, तो आप कभी ठीक हो ही नहीं सकते। क्योंकि इंसान का किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलना, जब तक उसका खुद का बिलीव सिस्टम उसमें नहीं है कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकता हूँ, उसे दुनिया की कोई ताकत बाहर नहीं ला सकती। तो कोई भी थेरेपी उसके साथ हो जाता है। मतलब विदाउट वाईफाई आप कुछ भी ट्रांसफर कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ खुद हुआ है। 102 बुखार में थी और मेरे को रेकी दिया गया था बाय माय बुआ, और मैं सेम डे उसी दिन उठ के शॉपिंग चली गई थी। तो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है अपने ऊपर बहुत साल। ड्यूरिंग माय कैंसर ट्रीटमेंट ऑल्सो मेरे को रेकी भेजा जा रहा था बाय माय बुआस एंड माय कजन्स जिन्होंने किया हुआ है, और मैं खुद को भी दे रही थी रेकी ड्यूरिंग माय ट्रीटमेंट, और अपने सर्जरी से पहले भी मैंने अपने आप को रेकी दी थी। डॉक्टर्स को भी दी है। शॉपिंग जाने के लिए तो लगता है लेडीज को किसी रेकी की जरूरत है तो वैसे ही चली जाती है। पर अगर बीमार हालत में आप बेड से उठ ही नहीं पा रहे और आपको एक एग्जांपल दिया है कि मैं मार्केट पहुंच गई, मैं जस्ट फॉर द जोक। एग्जैक्टली। सो आई हैव आल्सो गिवन रेकी टू माय डॉक्टर्स, द नर्सिंग स्टाफ, जो भी पूरा टीम होता है, उनको प्रोटेक्शन रेकी और एनर्जी देते हैं ताकि मेरा सर्जरी उनके हाथ, उनका जो मतलब जो फेथ है मेरे में उन पे, वो सारा फेथ एक प्रोटेक्शन बॉक्स में चला जाता है एंड पीसफुली देन यू नो यू हैंडेड योरसेल्फ टू देम। दैट्स हाउ पावरफुल इट इज। अच्छा मैम, नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो लोग भी हीलर्स हैं या जो लोग भी कोच हैं, उनके साथ या तो अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हुआ होता है तब वो इस लेवल पे जाते हैं, या उनकी लाइफ में कुछ ट्रॉमास हुए होते हैं तब वो इस लाइफ पे जाते हैं। अब आपकी स्टोरी में जैसे हमें पता है कि at the age of 13 you met with a serious accident, yes, and you lost your one eye, right, and eyesight आपका चला गया। तो आपका तब ये बिलीफ सिस्टम बना कि मेरे को अपने आप कुछ करना है, ये लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होते चले गए, क्योंकि एक इंसिडेंस के बाद दूसरा इंसिडेंट डेफिनेटली होता है। वो कहते हैं ना, जहाँ पे चोट लगी हो दोबारा चोट भी वहीं पे लगती है, क्योंकि पता होता है ये सॉफ्ट कॉर्नर है, यहाँ पे दर्द ज्यादा होगा। बिल्कुल। तो क्या ये सारे कारण बने आपके ये अल्टरनेटिव थेरेपीज में आने के, या जिंदगी में कुछ और अलग से एक्सपीरियंस हुआ? नहीं, आई थिंक प्रॉब्ली 13 साल की उम्र में मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, बट वो कहते हैं ना कि हम सब जो इस मोडालिटीज़ में जाते हैं, हमारा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है जो हमने वहाँ इनकम्प्लीट छोड़ा है, तो इस लाइफ टाइम में हम ऑलरेडी वो पर्पस के लिए आए हैं। तो हो सकता है कि मेरा भी कुछ पीछे का कनेक्शन था, मुझे नहीं पता। 13 साल की उम्र में मुझे इतना पता है कि जब एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट से निकलना एक बहुत मुश्किल और कठिन समय था मेरे लिए, क्योंकि कोई भी पेरेंट के लिए एक 13 साल की बच्ची ऐसे खून में लथपथ, पता है कि आंख चला गया है, और उनको हौसला देने के लिए खुद को हौसला देना पड़ा मुझे। और हॉस्पिटल से निकल के 3 महीने मेरे आंखों में कुछ नहीं था, मतलब काला चश्मा पहन के स्कूल जाना पड़ा मुझे और लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ा। तो वो अंदर से जो हिम्मत मैंने जुटाया है अपने फादर के सपोर्ट से, बिकॉज मदर तो बहुत ही वीक हो गई थी एक्सीडेंट देख के, तो उनको काफ़ी सदमा पहुंचा था। मेरे फादर से बहुत सपोर्ट मिला, तो आई थिंक वो मेरा एक इनिशियल मे बी स्टार्टिंग पॉइंट था, या टर्निंग पॉइंट बोलो लाइफ का, जो मेरे को कुछ अंदर से आया था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। 13 की उम्र से मेरे को ऐसे चीज़ें को, मतलब ऐसे क्यों झेलना पड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये आगे जाके समय निकलता गया, एक्सेप्टेंस आते गई, मेरे को स्ट्रेंथ बनाते गई। फिर कुछ और प्रॉब्लम आए, कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ गया, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ गया, फिर वो
कैंसर हो गया। तो उसके बीच में 2009 में मेरे को बॉम्बे में बहुत बुरा एलर्जी, स्किन एलर्जी प्रॉब्लम हो गया था मुझे, और अंदर बहुत दर्द या डर बैठ गया था मेरे अंदर, जो मुझे नहीं समझ आ रहा था। मैं किसी के साथ रह रही थी पेइंग गेस्ट, किसी फैमिली, नोन फैमिली के साथ, और वो जो जेंटलमैन वहाँ उस फैमिली के जो हेड थे, डिवोर्सी थे, वो उन्होंने मेरे साथ थोड़ा गंदा बर्ताव किया था। तो वो उसका स्ट्रेस हो गया था मुझे, और डर गई थी मैं, कमरा बंद करके रखती थी। फिर मैंने दूसरा जगह पीजी वगैरह ढूंढना शुरू कर दिया था। फिर उस घर से मैं निकल गई थी, क्योंकि मेरे को लगा था कि ये सेफ नहीं है मेरे लिए जगह, ये कुछ गड़बड़ होने वाला है यहाँ पे। कोई अंदर से एक, जैसे होता है ना, एक इंट्यूशन टाइप आ गया था। तो वो मैं अपने जो गट में जो फीलिंग्स आने शुरू हुए थे ना, मैं उसको फॉलो करने स्टार्ट कर लिए थे। फिर मेरे को पता लगा था कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है बॉडी में, मैं ना बैठ सकती थी ना मैं सो सकती थी। 3 हफ्ते में सोई नहीं, क्योंकि बहुत गंदी एलर्जी हो गई थी मुझे बॉडी में। तो मेरे होम्योपैथ ने मुझे बताया था उस टाइम कि ये प्रॉब्लम होती है जब आप अंदर में स्ट्रेस रखो। तो आप ऐसी चीज़ें अंदर रखा मत करो, या तो किसी से बात किया करो, या ऐसे किसी काउंसलर के पास चले जाया करो, या घर पे बताया करो। अब घर पे क्या बताओ, मेरी मदर तो थी नहीं, शी वाज ऑलरेडी, शी हैड एक्सपायर्ड, पास्ड अवे। फादर को क्या बताऊं कि आप जिसको जानते हो वो आपकी बेटी के साथ ऐसे कर रहा है। तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा था, तो मैंने किसी को नहीं बताया था। तो ये उन्होंने मेरे को बोला था कि ये जो हमारा माइंड जो है ना, अगर वो माइंड में नेगेटिव थॉट्स चले जाए तो वो बॉडी के अंदर बहुत पॉइजन फैलाता है। तो जब ये मैंने ज़्यादा मेरे को इन्फॉर्मेशन आया, तो तब मैंने सोचा था कि इसको मेरे को हील कैसे करना है। दवाइयाँ तो हैं, बट देयर हैज़ टू बी सम अदर मेथड। तो फिर वापस अपनी बुआस के पास फ़ोन पे बातें करती रही, वो मेरे को रेकी देती रही, नींद आती रही, मैं सोती रही। फिर मैंने सोचा कि ये रेकी में बहुत पावर है, इसको और मैं बढ़ाऊँ अपने अंदर, उसके लेवल्स और करूँ। तो फिर मैंने आगे जाके और लेवल्स किए, और उसके बाद फिर ये लैंडमार्क एजुकेशन का कोर्स किया था मैंने बैंगलोर में। तो वो एक के बाद एक मैंने मोडालिटीज़ देखने शुरू किए कि कौन से और मोडालिटीज़ करूँ जिससे मेरी अंदर की स्ट्रेंथ बढ़े, जिसके साथ मैं अपने आप को ठीक रखूँ, और आगे जाके अगर किसी को हेल्प भी कर पाऊँ, मेरे पास अंदर कुछ सॉलिड फाउंडेशन होना चाहिए कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद अपने आप को ठीक किया है, और मैं आगे जाके और लोगों को भी ठीक कर सकती हूँ। आपका कॉर्पोरेट करियर बहुत अच्छा रहा। आपने एज ए ट्रेनर भी जॉब किया, आपने अच्छी सिटीज में काम किया, अच्छी कंपनीज के लिए काम किया, जो आपका प्रोफाइल कहता है। जी। बट ऐसा क्या रीजन रहा कि आप अपने लिए एक अच्छा पार्टनर नहीं ढूंढ पाए, या आपको एक अच्छा पार्टनर नहीं मिला? व्हाई यू आर स्टिल नॉट बीइंग मैरिड? वेल, आई थिंक, जैसे I was in that age group of 23 to 26, 7 before my mother died. फिर पापा तो हैं ही अभी भी, पर मेरे को ऐसे मेरे पेरेंट्स ने ट्राई किया था। मुझे उस टाइम तक अपने, मतलब एक बैड रिलेशनशिप से निकल के काफ़ी टाइम लगा मुझे उसको हैंडल करने में। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था कि आप देख लो, अगर आपको अरेंज मैरिज में कुछ करना है ट्राई, तो आप ट्राई कर लीजिए। तो हमने देखा कि जब मेरे पेरेंट्स ने अरेंज मैरिज में ट्राई किया थ्रू प्रोफाइल्स, उन दिनों में वो न्यूज़पेपर से प्रोफाइल्स मिलते थे फॉर ग्रूम्स, तो उन्होंने वो कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह शुरू किया, फोटोग्राफ्स एक्सचेंज हुए, पसंद आए। जब मिलने का टाइम आया, मिले, तब भी पसंद आए। तो नेचुरली जब मिलने का टाइम होता है तो फिर सारा कुछ क्लियर करना पड़ता है। तो मेरे पेरेंट्स ने वो फैमिलीज़ को, मतलब जो भी इंटरेक्शंस हुए हैं, उनको बताया कि मेरे डॉटर के साथ 13 की उम्र में ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। तो या तो रिस्पॉन्स होता था कि अगर शादी के बाद हुआ होता तो हम क्या कर सकते थे, पर अभी हम आपको बताते हैं। तो वो फिर वापस ही नहीं आते थे। या अगर किसी को मैं पसंद आई, तो फिर वो माइंड चेंज कर देते थे कि बेटा अभी पढ़ना चाहता है, शादी नहीं करना चाहता। तो एक स्टेज पे मैं पहुंच गई थी, जो मैंने सोचा था कि ऐसे क्या सोसाइटी है जो किसी लड़की को कोई डिसेबिलिटी के साथ उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, और उसमें मेरी क्या गलती थी। तो मैंने फिर सोचा था कि ऐसे फैमिली में शादी करने से बेटर है कि ना ही करो, क्योंकि अगर कोई आपको इतना एक्सटर्नली जज कर रहा है आपके फिजिकल कंडीशन से, और वो अंदर झांक के भी नहीं देख रहे कि वो लड़की के अंदर क्या क्वालिटीज हैं, तो ऐसे फैमिली में जाके रिलेशनशिप बना के मुझे क्या फायदा? मैं खुश नहीं रह सकती वहां पे।
क्योंकि मैं इस सवाल पे इसलिए आ रहा था क्योंकि फिजिकल डिसेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, कई बार ये भी होता है कि कई बार इंसान एक पैर से या एक हाथ से नहीं होता, आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं और आपने बताया है तो पता चला, अगर आपका फेस देखो तो नोबडी कैन जज कि आपका एक आई जो है वो आर्टिफिशियल है, हाँ ठीक है जी, ना? हाँ जी। तो और ये इतना बड़ी डिसेबिलिटी भी नहीं है जो फैमिली में एक मैरिज के लिए हर्डल बन सके, बाकी सब कुछ ठीक है। मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि एक अरेंज मैरिज नहीं हुई लेकिन आपका जब कॉर्पोरेट करियर बहुत अच्छा था, क्योंकि आज की डेट में क्या है कि फैमिलीज ये देखती हैं कि अगर और कुछ नहीं है तो लड़की अगर अच्छा कमाती है एटलीस्ट एक सपोर्टिव हो जाएगा फैमिली में फाइनेंशियल्स के तौर पे। करेक्ट। तो अगर वो सब कुछ अच्छा है फिर भी अगर नहीं होता तो फिर कहाँ पे, फिर तो शायद मेरे को लगता है किस्मत को ही कह सकते हैं। किस्मत ही है, मैं सोचूंगी, क्योंकि मैंने कभी अगेंस्ट नहीं थी शादी के लिए। मेरे को लगता था कि ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, दो सोल्स का मीटिंग होता है ये मेरे लिए। तो बट वही है कि अगर हम, मेरी किस्मत में अभी तक नहीं लिखा, पर ये तो नहीं है कि आगे भी नहीं लिखा है, बिल्कुल, तो आई शुड बी ओपन टू द आइडिया, व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? एंड दैट शुड बी द स्पिरिट। Yes, absolutely. I think there is no age for marriage. यस, Marriage is a mental thing. राइट। If अगर आपकी केमिस्ट्री, मेंटल केमिस्ट्री अच्छी है किसी के साथ, तो वो किसी भी एज पे हो सकती है। And I think India as a society is moving that way. They are not. It doesn't shock people कि अगर आपकी 60 में दोबारा शादी हुई है या 70 में दोबारा शादी हुई है। I think it's pretty normal now. So, मैं अभी परसों न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि एक लड़के ने उसकी मदर की अरेंज मैरिज हुई, मैरिज के बाद उनका हस्बैंड की डेथ हो गई। अब जब बच्चे बड़े हो गए तो उनको पता चला कि उनकी मदर का किसी के साथ शादी से पहले कोई एक रिलेशन था जो किसी कारणों से नहीं शादी में कन्वर्ट हो पाया, एंड दैट पर्सन वाज स्टिल अ बैचलर। तो उन्होंने उसको ढूंढ के दोबारा से उसकी शादी कराई कि एटलीस्ट यू शुड लिव योर लाइफ। तो इस तरह से भी होता है, तो ऐसा कोई बड़ा इंस्टेंस नहीं है। मेरे फादर 85 प्लस हो गए हैं, मैं अभी भी बोलती हूँ गर्लफ्रेंड ढूंढ लो। क्या प्रॉब्लम है? सही बात है। पार्टनर एक्चुअल में क्या है कि शादी को ना हमने सिर्फ एक फैमिली को बढ़ाने का एक जरिया मान लिया है, बट कि शादी एक्चुअल में होना ये चाहिए कि दो लोग शाम को, आपकी वाली बात है कि शाम को जब घर आए ना तो एटलीस्ट आप अपने आप को बस्ट आउट कर पाओ, आप अपने स्ट्रेस किसी के सामने कह पाओ। एक जोक आता है, कहते हैं पीछे किसी ने एक जोक सुनाया था, कहते एक लड़की थी वो शादी नहीं करना चाह रही थी, तो उसके घर वाले बड़ी जगह दुखी हो गए थे। कहती मैं अच्छा कमाती हूँ, सब कुछ ठीक है, फाइनेंशियली हूँ, गुड लुकिंग हूँ, मेरे को शादी की क्या जरूरत है। तो किसी काउंसलर के पास, आप जैसे के पास लेके गए, लेकिन वो मेल था, तो उसने उसको सिंपल एक बात बताई। कहता बेटा सुंदर है? कहते हाँ। कमाती है? कहते हाँ। कहते सब कुछ ठीक चल रहा है? कहते हाँ। कहते बेटा जिंदगी में कभी कोई गलती तो होगी? कहते हाँ। कहते उसका ठीकरा किसी के सिर पे तो फोड़ना है ना, तो उसके लिए शादी कर ले। एटलीस्ट कोई तुम्हारी गलती तो एक्सेप्ट कर लेगा ना कि हाँ तुमने, खुद तो कर नहीं पाओगे, तो वो भी कई बार हो जाता है। अच्छा, मैं बैक टू योर जो आप हीलिंग थेरेपीज करती हैं, सो इट इज नाउ यू आर अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन काइंड ऑफ अ थिंग? Yes, I am a professional. I'm certified to do these modalities जो healing के therapies हैं, मेरे certifications हैं। पर मैं हर वक्त, मतलब मैं obviously कभी होता है कि बंदे के financial situation देख के भी हम करते हैं कि अरे उसके पास अगर नहीं है, तो हम फिर रेकी में ऐसे भी करते हैं कि हम सिर्फ एक टोकन अमाउंट ले लेते हैं, क्योंकि ये जो modalities होते हैं ना कभी फ्री नहीं करते। रीज़न बीइंग कि हमें जो सिखाया गया है, जो गुरुज बताते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आप फ्री करो उसका वैल्यू या मोल नहीं होता। तो जो एनर्जी होता है ना, मैं जैसे एनर्जी दे रही हूँ, उसके लिए कोई एनर्जी मेरे तरफ आनी चाहिए। तो वो एनर्जी एक्सचेंज में वो या तो कोई गिफ्ट दे देता है या कोई करेंसी देता है। जैसे कभी कोई मेड्स के लिए किया या किसी के बच्चे के लिए, ऐसे कोई जो बैकवर्ड फैमिली बैकग्राउंड से, तो फिर हम उनसे सिर्फ 11 रुपए ले लेते हैं, तो वो मंदिर में डाल देते हैं, या जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो गुरुद्वारे में जाके हुंडी में डाल देते हैं। तो ऐसे करके भी, मतलब सोशली भी करती हूँ मैं कि हर वक्त हर चीज में पैसे का मोल नहीं देखती मैं। अच्छा मैम, आप लाइफ के बहुत सारे ट्रॉमा से पास हो गए, मतलब कैंसर अब हमारी आज की सोसाइटी में सबसे बड़ा ट्रॉमा है कि अगर हम उसको पास करें, और खासकर कोविड के टाइम पे अगर इस वाली स्टेज को आप पार करके आए, तो लगता है कि जिंदगी में शायद हमने कुछ अच्छे कर्म करे हैं। तो अगर हम यहाँ तक पहुंच गए, बिल्कुल। हम लोग ना हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में हैं, तो हम कई बार ये बात बोलते हैं कि जब कोविड आया था ना, तो मतलब लोगों को हेल्थ के बारे में, पर्सनल अपनी वेलबींग के बारे में बहुत हो गया था। करेक्ट। और हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस बहुत बूम पे गया, और अभी पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि ना वो लोगों का फिर वो बैक स्टेज चला गया है कि वो उसके तरफ दोबारा से नहीं है। क्योंकि कई बार लोगों को अब ये लगने लग गया है कि अगर मैं कोविड से निकल के आ गया, अब तो मैं अमर हो गया हूँ, अब तो मेरे को शायद किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो लेकिन ये नहीं पता कि अगर कोविड भी किसी ने नहीं सोचा था ये आया, तो आगे कुछ नहीं पता, दुनिया में कुछ भी हो सकता है।
अब मैम इस स्टेज पे जहाँ पे आप खड़ी हैं, अब अपनी लाइफ का फ्यूचर कहाँ देखते हैं? एज ए काउंसलर, एज ए थेरेपिस्ट, या जो आज की डेट में दुनिया में हालात हैं, अब कहाँ अपने आप को पाती हैं? देखो, मेरे को जब से मैंने ये जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट चला मेरा 7-8 महीने, क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी के बाद कीमोज होते हैं, रेडिएशन होता है, एक फुल प्रोसेस होता है जो 7-8 महीने के लिए चलता है। तो ड्यूरिंग दैट ट्रीटमेंट समहाउ मे बी इट वाज एन इनर कॉलिंग, जो क्योंकि मेडिटेशंस भी करती थी उस टाइम, हॉस्पिटल में अकेली थी, फैमिली कोई था नहीं साथ में, कोविड के टाइम कोई अलाउड नहीं था। तो उस टाइम ही मुझे माइंड में ये आया था कि मैं कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहती हूँ, जो कम्युनिटी के लिए। और मुझे था कि मैं अगर कोई कैंसर ग्रुप या एनजीओ के साथ काम करूँ, या जहाँ पे कैंसर पेशेंट्स है, या वैसे ही जो कैंसर पेशेंट्स इंडिविजुअल्स जो होते हैं, अगर उनको किसी से पता करना है कि ये जर्नी क्या है, क्योंकि जब कोई कैंसर से डायग्नोज होता है तो वो मन में आधा मर चुका होता है। फॉर्चुनेटली मेरे साथ वो नहीं हुआ था, मैं अब खुद ही गई थी अपना बायोप्सी रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए, तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं थी, पर मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम है। जैसे गोइंग फॉर माय रेडिएशन टू द हॉस्पिटल, मैंने देखा है जो पेशेंट्स वहाँ आ रहे थे, उनके डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ नहीं समझाया था, तो उनको उनके साथ बैठ के मैं बातें करती थी, क्योंकि मैं अकेली जाती थी, मेरे पास कोई अटेंडेंट भी नहीं था उन दिनों में। तो एंड आई वाज स्टेइंग एज अ पेइंग गेस्ट ड्यूरिंग माय रेडिएशन मोहाली में। तो मैं खुद जाती थी और मैं वहाँ लोगों के साथ मेरी इंटरेक्शन स्टार्ट हुई थी, पेशेंट्स के साथ जो मेरे साथ जिनके स्लॉट्स बने हुए थे रेडिएशन के लिए। वहाँ पे पता लगा था कि डॉक्टर्स वहाँ काफ़ी थे जो पेशेंट्स को गाइड नहीं कर रहे थे कि व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस, कि आपको किस चीज़ के प्रिपरेशंस करके आने चाहिए। ये जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, वो मैं सोचती हूँ अगर मैं किसी जो लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, जिनके सर्जरीज होने हैं, जिनके ट्रीटमेंट्स होने हैं आगे जाके, अगर मैं उनके पास इफ आई कैन रीच आउट टू देम एंड हेल्प देम ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम, दिस जर्नी, for me I think वो for me will be the greatest joy of life. So that is my priority, that आगे जाके मैं लोगों को हेल्प करूं, इन एडिशन टू जो अपना काम चल रहा है, मोडालिटीज हैं, हीलिंग है, जॉब है, जो भी है वो, दैट्स अनदर साइड ऑफ माई लाइफ। बट ये एरिया है जो मैं बहुत सीरियसली आगे लेना चाहती हूँ, एंड आई वांट टू मेक दिस पार्ट ऑफ माय जर्नी अहेड। यहाँ से शहर से आती हैं कोलकाता, नॉर्मली कहा जाता है अ सिटी ऑफ जॉय, हाँ जी। और जिस शहर में आप हैं इट इज सिटी ऑफ ब्यूटीफुल। तो आपको नहीं लगता है कि उस शहर की परवरिश इस तरह की है कि आप इन सब चीज़ों से बाहर आ पाएँ? क्योंकि आपका आसपास का माहौल इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प करता है, आप जिस तरह से रहते हैं। हो सकता है, क्योंकि कलकत्ता ऐसा सिटी है जिसमें वो कल्चर बहुत स्ट्रांग है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। हो सकता है मेरा जो अपब्रिंगिंग था, कम्युनिटी अपब्रिंगिंग था, क्योंकि हम एक कॉलोनी में रहते थे जहाँ सारे मेरे सेम बैकग्राउंड के थे, कोई ऊंच नीच नहीं था, पेरेंट्स फादर्स के सैलरीज भी सेम थे, घर भी सेम टाइप का था, देयर वाज नो डिफरेंस। हो सकता है दैट एडेड टू माय अपब्रिंगिंग। एंड मम्मी वाज टीचिंग इन अ पुअर स्कूल रन बाय द नन्स चर्च स्कूल में थी, तो वो हर वक्त बिलो पॉवर्टी लाइन वाले बच्चों के साथ थी, वो फ्री में पढ़ाती थी, ट्यूशंस कराती थी। तो मेरी जो परवरिश थी वो शायद वो चीज़ें मेरे में ऑलरेडी इंस्टिल हो चुकी थी कि मुझे मेरा थिंकिंग ही अलग हो गया था। और हर जगह मैं जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, कॉर्पोरेट्स हो, जो अपने जैसे हाउसकीपिंग के बंदे हो या जो भी हो, उनके साथ भी मेरा व्यवहार बहुत अलग सा रहा है। तो आई थिंक वो सारा जो कंट्रीब्यूशन हुआ है ना मेरे रिकवरी में, वो मेरे को बहुत हेल्प किया, क्योंकि हर एरिया से हर लेवल से लोगों ने मुझे हेल्प किया जब मैं अकेली थी। तो उस चीज़ का मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आई थिंक बाबा जी को ग्रैटिट्यूड बोलना चाहिए, जो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया इन सब चीज़ों में। और मैं साईं बाबा की बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर हूँ, और मुझे लगता है कि साईं बाबा मेरे वक्त सब टाइम मेरे आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो ये बाबा जी और साईं बाबा दो हैं जो मेरे को लगता है, वो कहते हैं ना, जो भगवान खुद किसी रूप में आ जाता है, मेरे साथ ऐसे ही हुआ है हर स्टेप ऑफ द वे, कि कोई ना कोई आ जाता था, मेरे हाथ पकड़ लेता था। ये कैंसर के ट्रीटमेंट के टाइम भी अकेली रहती थी, साथ में कोई खड़ा होता था, कोई ऐसा ड्राइवर मिल जाता था जो गाड़ी चला के मेरे को हॉस्पिटल ले जाता था, या हॉस्पिटल में कोई ऐसे स्टाफ मिल जाते थे जो अपने आप ही आके मेरे लिए चीज़ें कर देते थे।
तो जब मेरे साथ इतना अच्छा हो चुका है कि मैं सोचती हूँ सबके साथ होना चाहिए और हो भी सकता है, पर वो बिलीफ होना चाहिए, वो माइंडसेट होना चाहिए, और वो माइंडसेट इनकलकेट करने के लिए अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला तो व्हाई नॉट। अरे दो चीज़ों का कनेक्शन और बनता है चंडीगढ़ में और कोलकाता में। दोनों शहर के लोग ना बड़े फूडी हैं। खाने के लिए लोगों का बहुत टेस्ट है, क्योंकि कोलकाता में खाने की वैरायटी बहुत है और हम लोग पंजाब में बैठे हैं तो यहाँ पे खाने की वैरायटी होती है। तो हाउ मच फूडी यू आर? वेल, आई वाज अ फूडी, पर रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। अभी तो काफ़ी कुछ है जो मैं नहीं खा सकती, तो मुझे उस अपना हेल्थ भी देखना है, तो उसलिए फूड का थोड़ा भी मेरा, आई वुड से आई एम नॉट एज मच एज अ फूडी, आई एम ओनली अ मेंटल फूडी नाउ। देख के खुश हो जाती हूँ, खा नहीं सकती। सिमरन, बहुत मजा आया आपसे बात करके एंड द पॉजिटिविटी यू हैव क्रिएटेड इन अ होल ऑफ द एपिसोड। आई थिंक ये ऑडियंस के लिए बहुत एक अच्छा मैसेज जाएगा कि जिंदगी में ट्रॉमास और उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, बट अगर एक पॉजिटिव फील हो और साथ में अगर आप में खुद में जीने की अगर उत्साह हो तो आप किसी भी ट्रॉमा से निकल सकते हो। हार नहीं माननी चाहिए। मैं कहती हूँ किसी को भी हर चीज में। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी हो चुका है मेरे साथ, सो आई हैव बीन थ्रू एवरीथिंग, देयर इज नथिंग दैट आई हैव नॉट सीन इन लाइफ, but still you are having a positive attitude towards the life, like you have said that you are still open to be in a relation or something like that. So दोस्तों, ये थे सिमरन एंड हम उम्मीद करते हैं कि इनकी लाइफ का जो डिफरेंट इंसिडेंसेस हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने एक लाइफ को एक जॉय की तरह लिया हुआ है। हर चीज के साथ उन्होंने एक पॉजिटिविटी ढूंढी है। तो अगर इसी तरह हम सब लोग अपनी जिंदगी में इस तरह से जीना शुरू कर दें तो शायद जो छोटे मोटे दुख तकलीफ है वो रहे ना सबकी जिंदगी में, और एक अच्छी खुशी के साथ और एक हंसते खेलते हम अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर सकते हैं। इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम लेंगे सिमरन से इजाजत। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल मंथन के साथ। इसी तरह की और पर्सनैलिटीज हम आपके लिए ढूंढ के लाते रहेंगे। सिमरन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच करुण, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो।